कक्षा 11 के विद्यार्थियों का आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना सीखा था। आज हम यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र आपको मालूम है, वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, वो अणुसूत्र कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और अणुसूत्र वह होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो हमें मूलानुपाती सूत्र की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक आध चरण अपनाते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं। अणुभार ज्ञात करते हैं। अगर अणुभार दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ज्ञात करेंगे। कभी कभी वाष्प घनत्व तो दिया होता है, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए अधिकतर दिया रहता है वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व में हम 2 से गुणा कर देंगे तो अणुभार मिल जाएगा। तो अणुभार ज्ञात हो गया। दूसरा नंबर, मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करते हैं। जब मूलानुपाती सूत्र आ गया तो उनके परमाणु भार की सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं n का मान। n बराबर अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार, यानी अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देकर n का मान ज्ञात कर लेते हैं। और चौथा काम हम ये करते हैं, अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। और अणुसूत्र के लिए हम मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र इंटू n, जो n का मान आया है उससे सभी परमाणुओं में गुणा कर देंगे। इस तरह से हम अणुसूत्र ज्ञात कर लेते हैं मूलानुपाती सूत्र की सहायता से। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक प्रश्न लेते हैं, किसी यौगिक में C बराबर 40%, यानी कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% है। यौगिक का वाष्प घनत्व तो 90 है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अब यहां पर सबसे पहले हमें दिया गया है C% बराबर, दिया गया है C% बराबर 40, H% बराबर 6.66। 40 में 6.66 जोड़ेंगे तो 46.66% आएगा, जबकि 100% आना चाहिए। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी होगा। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए अगर ये 100% हो जाता तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल लेते हैं। वो प्रतिशत बराबर आपको बताया गया है कि 100 में से शेष तत्वों की प्रतिशत मात्राओं को जोड़कर घटा देते हैं। तो शेष तत्व 40 ये 6 ये 46.66%। 40 ये और 40 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 40 6 46.66। 100 में से इसको हम घटाएंगे। घटाइए, यदि ऑक्सीजन का आ जाएगा, यहाँ 10 में से 6 जाए 4, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर भी 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 53.34%। O का मान हमको मिल गया। अब यौगिक का अणुभार भी ज्ञात कर लेते हैं। यौगिक का अणुभार, अणुभार बराबर अभी आपको बताया गया था 2 गुणित वाष्प घनत्व होता है। तो 2
गुणे वाष्प घनत्व है 90। 90 यहाँ पर दिया गया है। 90 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180। ये यौगिक का अणुभार हमको मिल गया। अब पीछे वाली विधि से हम आराम से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद फिर अणु सूत्र ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए एक सारणी बनाते हैं। आपको पता है, एक में लिखते हैं तत्व, एक में प्रतिशत मात्रा, एक में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, और एक में सरल अनुपात। आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, उसी तरह से लिखेंगे। तत्व कौन कौन से हैं हमको मालूम है, CHO। कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमको दी गई है 40, हाइड्रोजन की 6.66 और ऑक्सीजन की हमने निकाल लिया है, ये है 53.34। अब परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम परमाणु भार से भाग देते हैं प्रतिशत मात्रा में। प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार बराबर होता है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, यानी प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। तो इसी से हम ज्ञात कर लेंगे आपेक्षिक संख्या। तो ये है 40, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 40 बटा 12, ये 6.66 बटा हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 53.34 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब भार देकर हम ज्ञात कर लेंगे कितना होगा। 12 3 36, 36 4 40, फिर 12 3 36 4 40, फिर 12 3 36, ऐसे आता रहेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ये 3.33 पर आ गया परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या कार्बन की। 1 से भाग देंगे तो वही आएगा 6.66, यहाँ 16 से भाग देते हैं, 16 3 48, 48 5 53, फिर आ गया 53, दशमलव लगाएंगे, 16 3 48, फिर 5 53 54, 16 3 48, वही लगभग आया 3.33। अब सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से प्रायः आपको बताया गया है, सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग देते हैं। तो सबसे छोटी 3.33 है, तो 3.33 में 3.33 से भाग देंगे, 1 आएगा। ये है 6.66, इसमें 3.33 से भाग देंगे तो ये 2 आएगा, काटेंगे तो अब 2 आ जाएगा। ये है 3.33 बटा 3.33 बराबर 1। अब हमने निकाल लिया, यहाँ पर C अनुपाते H अनुपाते O बराबर हमको मिला 1:2:1, इसलिए मूलानुपाती सूत्र बराबर, मूलानुपाती सूत्र बराबर हो गया C 1 है तो खाली C लिखेंगे, H का मान 2 है H2 और O का मान 1 है O, तो हमें सूत्र मिल गया CH2O। ये मूलानुपाती सूत्र मिला। अब ज्ञात कर लें मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, सबको जोड़ देंगे 16 2 18, 18 और 12 30, ये आ गया मूलानुपाती सूत्र भार। अब n बराबर ज्ञात करेंगे, ये होता है अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार, अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार।
तो इससे निकालेंगे तो n का मान हमको मिलेगा, अणुभार ऊपर हमने निकाला 180 बटा 30, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये आ गया 6। इसलिए अब हम निकाल ले अणु सूत्र बराबर, अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n, आपको अभी बताया गया था। अब n से गुणा कर देंगे इसमें, तो मूलानुपाती सूत्र आया है CH2O, और यहाँ पर हम कर देते हैं 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा C, 6 से गुणा करेंगे C6, H 6 दूनी 12, H12 और O6, ये है अणुसूत्र। तो हमने निकाल लिया ये मूलानुपाती सूत्र और ये अणुसूत्र। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। अब हम जान लें रासायनिक समीकरण क्या है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ वैसा ही है जैसा आपने पहले पढ़ा है, कुछ नया नहीं हुआ है। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है सूत्रों या प्रतीकों द्वारा वह प्रदर्शन, सूत्रों या प्रतीकों द्वारा वह प्रदर्शन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी ऐसा सूत्रों और प्रतीकों का प्रदर्शन जो किसी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, तीर का निशान या बराबर। तीर के निशान यानी एरो या बराबर के एक तरफ का मतलब बाईं तरफ, बाईं तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं तरफ या बराबर के निशान के बाईं तरफ जो सूत्र या प्रतीक लिखे होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और तीर के निशान के दाईं तरफ बाईं ओर अभिकारक होते थे, और दाईं ओर अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ होते हैं, और जो दाईं तरफ होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को हम दाईं ओर लिखते हैं सामान्यतया, और अभिकारक को लिखते हैं बाईं ओर। तो जिन सूत्रों और प्रतीकों को रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जिन सूत्रों और प्रतीकों को रासायनिक समीकरण में बराबर या तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है उनको हम उत्पाद कहते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है, तीर के निशान के दोनों पक्षों में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात समीकरण संतुलित होता है। संतुलित होने का मतलब रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होता है। संतुलित का मतलब रासायनिक समीकरण के बाईं ओर यानी अभिकारक। कोई पूछे आपसे अभिकारक क्या है, तो अभिकारक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के दोनों पक्षों में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो जैसा जिस समीकरण में इस तरह की चीजें होंगी, यानी दोनों पक्षों में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्याएं समान होंगी, वो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे एक समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये O2G ये बना ले रहा है H2O। अब देखिए ये एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्यों है, क्योंकि तीर के निशान के दाईं तरफ दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक
और तीर के निशान के बाईं तरफ एक चीज बन रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बन रहा है, तो ये है उत्पाद। तो समीकरण में दो पक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है? यहाँ पे देखें H2 दो हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ दो ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। जब दो ऑक्सीजन इधर हैं तो यहाँ हम दो से गुणा कर देते हैं, दो ऑक्सीजन इधर भी हो गए, दो ऑक्सीजन इधर भी। अब हाइड्रोजन हो गया 4 इधर, तो यहाँ दो से गुणा कर दें तो 4 हाइड्रोजन। तो ये एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक समीकरण। आणविक समीकरण का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पादों को अणुसूत्र के रूप में लिखा जाता है, ऐसे रासायनिक समीकरण आणविक समीकरण। आणविक समीकरण का मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को अणुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है, आणविक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये समीकरण आणविक रासायनिक समीकरण है, 2H2 प्लस O2, ये बना रहा है 2H2O, ये हाइड्रोजन का अणुसूत्र है, H2 हाइड्रोजन के एक अणु का सूत्र, O2 ऑक्सीजन के एक अणु का सूत्र, और H2O ये जल के एक अणु, ये आणविक रूप में। जब आणविक रूप में लिखा जाता है तो उसे आणविक समीकरण कहते हैं। और एक होता है आयनिक समीकरण। आयनिक का मतलब जब अभिकारकों और उत्पादों को आयनों के रूप में लिखा जाता है तो उसे आयनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को आयनों के रूप में लिखा जाता है तो उस समीकरण को आयनिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए NaCl प्लस AgNO3, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ये है आणविक समीकरण, क्योंकि हमने अणुसूत्र के रूप में इसको लिखा है, इसे हमने अणुसूत्र के रूप में लिखा है, इसलिए यह आणविक समीकरण है। लेकिन NaCl, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में रहता है। ये अगर विलयन में ये अभिक्रियाएं होती हैं, और जब विलयन में होती हैं तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में विलयन में रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये आणविक है। क्यों आणविक है? क्योंकि अणुसूत्र के रूप में इसको लिखा गया है। ये आयनिक कब बनेगा? आयनिक तब बनेगा जब आयन के रूप में लिखेंगे। आयन के रूप में लिखने के लिए यहां देखिए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को छोड़ देते हैं क्योंकि Cl अभी उधर भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस AgNO3, ये Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव बनाएगा, प्लस Ag पॉजिटिव। अभी NO3 कैंसिल होगा उधर से। फिर देखिए Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव प्लस, इसको हम AgCl कर देते हैं। इसलिए कर देंगे क्योंकि ये अवक्षेप इसका प्राप्त होता है, और जिसका अवक्षेप प्राप्त होगा वो जल में विलय नहीं होगा, तो यहां पर हम Cl माइनस कर देते हैं। ये देखिए आयन के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये आयनिक समीकरण है।
तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। पहला आणविक, जब अणु सूत्र के रूप में लिखा गया हो, और दूसरा आयनिक, जब आयनों के रूप में लिखा गया हो। तो आप जान गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, और आपको ध्यान देना चाहिए कि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो।